मेरे देश के वीर जवानों और भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो अपना फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट कर रखा था अपन ने रीट में। इसमें अपनी फर्स्ट क्लास हो चुकी है। प्रकाश अपन पढ़ रहे हैं। तो प्रकाश के कुछ बेसिक जो प्रभाव हैं वो अपन ने पढ़े। परावर्तन पढ़ा, अपवर्तन पढ़ा। उसी क्रम में आगे आता है पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक है, देखते हैं उसको क्या है, इसमें किस प्रकार से पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, क्या क्या अपने एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अपना टॉपिक है प्रकाश। इसमें अपने को पढ़ना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये अपने को पढ़ना है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या? देखो, कोई भी आपके पास में सतह है, जैसे कि ये मेरे पास ये सतह है। जब इस सतह पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो इस प्रकाश का कुछ भाग उसी माध्यम में लौट जाता है, कुछ भाग दूसरे माध्यम में चला जाता है, या कह सकता हूं पारगमित हो जाता है, और कुछ भाग इस सतह द्वारा अवशोषित हो जाता है। तो जो वापस चला गया था उसको अपन ने कहा था परावर्तन, जो दूसरे माध्यम में चला गया था उसको अपन ने कहा था अपवर्तन। तो आज है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो कल की क्लास में अपन ने बताया था कि जो आपके पास में अपवर्तन की घटना पड़ी, उसमें कहा था कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है, और जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। तो इसी अपवर्तन की घटना को यहां पर अपन यूज करेंगे। तो हमने माना कि अपने पास, देखो इसको एक साथ अपन समझ लेते हैं। मैंने एक ये सतह बनाई है और इस सतह में ऊपर की साइड में है सघन माध्यम। मीन्स प्रकाश किरण जो होगी वो कौन से माध्यम से आएगी? सघन माध्यम से आएगी। ठीक है, तो ये कौन सा माध्यम है? ये है सघन माध्यम। लिख देते हैं यहां पर सघन, जिसका अपवर्तनांक है μ1। और ये कौन सा माध्यम है? विरल, जिसका अपवर्तनांक है μ2। ठीक है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं दोनों माध्यमों को पृथक कर रही है। अब इसके अंदर ये मैंने अभिलंब खींचा। ठीक है, ये अभिलंब है N एंड S। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा? अभिलंब के पास आएगी या दूर हटेगी? जब विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो देखें, यह प्रकाश किरण आपतित हुई, यह प्रकाश किरणें आपतित हो रही है। ठीक है, किसी एंगल I पे। ये एंगल है आपतन कोण I पे, इस प्रकार से। और जब ये इस विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगा? दूर हटेगी। ये अभिलंब से दूर हटी। ये कोण कौन सा होगा? ये होगा अपवर्तन कोण R। ठीक है, ये हो गई आपतित किरण, और ये हो गई अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, क्लियर है? अब ये जो अपवर्तन कोण है R, ये आपतन कोण पे डिपेंड करता है।
तो जिस प्रकार से अपन आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो ये अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ेगा वैसे वैसे अपवर्तन कोण बढ़ेगा। और एक स्थिति ऐसी आती है, एक आपतन कोण ऐसा आता है जिस पर ये अपवर्तित किरण ये इन दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली जो अपनी लाइन है, जो सतह है, उसके समांतर हो जाती है, अनुदिश हो जाती है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाता है। कैसे, देखें। नेक्स्ट अपन कंडीशन ले रहे हैं, इसी के अंदर बी पोजीशन है, ये अपना अभिलंब हो गया एन, एन डैश, ठीक है। और ये आई का मान अपने इंक्रीज किया है, ये मैंने इसके मान को बढ़ाया। कितना है, आई है। जब ये ऐसा कोण एक मिलेगा आपको जिस पर अपवर्तित किरण इस सतह के अनुदिश हो जाती है, किस प्रकार से, इस प्रकार से इस सतह के अनुदिश हो जाएगी। और सतह के अनुदिश हो जाएगी तो जो अपवर्तन कोण है आर वो कितना होगा, 90। कितना होगा, 90। तो जिस पर अपवर्तन कोण 90 हो गया उस आपतन कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। तो इस कंडीशन में जो आई है ये किसके इक्वल होगा, ये होगा आई सी के, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, आप इसे थीटा सी भी लिख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट सिचुएशन में अगर मैं इस आई का मान आई सी से और बढ़ाता हूं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये वाली जो प्रकाश किरण है ये वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। वापस कहां चली जाएगी, उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो क्या होगा, थर्ड सिचुएशन अपन देखते हैं। ये अगेन मैंने बनाया है अभिलंब एन एन डैश, और ये प्रकाश किरण यहां पे आपतित होती है। और इस सिचुएशन में जो एंगल है आई का मान है वो बड़ा है किससे, वो किससे बड़ा है, आई सी से, ग्रेटर देन है आई सी से। या फिर इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, एंगल आई ग्रेटर देन आई सी से। ठीक है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये एंगल और बढ़ेगा तो ये जो अपवर्तित किरण है वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। वापस कहां चली जाएगी, उसी माध्यम में लौट जाती है। और इस प्रकार से आपको ये वाला एंगल क्या मिल जाता है, अपवर्तन कोण। तो देखो जब सघन से विरल में गई तो दूर हटेगी, और दूर हटती हुई एक स्थिति ऐसी है कि जब ये दोनों सतहों के मिलाने वाली रेखा या पृथक करने वाली रेखा के समांतर हो गई, इस स्थिति में आपतन कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। अब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से और बढ़ाया जाए तो अपवर्तित किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो कुछ भाग अपना क्या था, अपवर्तित हो रहा था, कुछ भाग परावर्तित हो रहा था। तो इसमें परावर्तित था वो तो ऑलरेडी था ही, अपवर्तित भाग वो भी परावर्तन की दिशा में ही जाने लग गया। मीन्स जो प्रकाश किरण अपन ने भेजी थी वो संपूर्ण 100% वापस उसी माध्यम में आ गई। तो उसी का नाम दिया अपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है, तो इस घटना को अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। पहला पॉइंट तो अपना ये है कि जो पूर्ण आंतरिक के लिए आवश्यक क्या है कि आपतन कोण जो आई है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, क्रांतिक कोण आई सी से, इससे ग्रेटर देन होना चाहिए, तभी अपने पास में क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। इसके अंदर जो भी अपन सिग्नल देते हैं या जो भी अपने पास प्रकाश की तीव्रता होती है उसमें कोई हानि नहीं होती, कोई ह्रास नहीं होता। तो इसमें क्या नहीं होता, तीव्रता में कमी नहीं होती। आपतित और जो अपने पास परावर्तित हो रही है उसमें कोई भी कमी
नहीं होती है। बात समझ में आई क्या? इसी को अपन कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसके बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स अपनी डेली लाइफ में अपन देखते हैं, उसको अपन देखते हैं कौन कौन से एग्जांपल पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आते हैं, और यहीं से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये देखें, पहला सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल है हीरे का चमकना। हीरे का क्या है? चमकना। तो फर्स्ट एग्जांपल है हीरे का चमकना। तो हीरा चमकता नहीं है, हीरे में क्या होता है? हीरे में होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब आपसे कोई कहे कि हीरा चमक रहा, नहीं, हीरा चमक नहीं रहा, हीरे ने क्या किया है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किया। क्लियर है? सेकंड, देखें आप, जैसे कोई कांच अपने पास में शीशा है और अगर वो टूट जाता है, दरार उसमें आ जाती है, तो वो दरार चमकती हुई दिखाई देती है। तो वह भी किसके कारण होता है? वह भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो यहां पे कांच की दरार का चमकना, कांच की दरार का चमकना, यह भी किसके कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। क्लियर है? थर्ड, मर्ग मरीचिका। मर्ग मरीचिका, जिसे मर्ग तृष्णा भी कहते हैं। अक्सर गर्मियों के दिनों में जब अपन सफर करते हैं तो ऑन रोड आप देखते होंगे, जैसे हल्का सा कोई गड्ढा आता है तो उसमें अपने को ऐसा फील होता है, जब दोपहर होता है तो ऐसा फील होता है कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है, जबकि वहां पे पानी भरा हुआ नहीं होता, बिल्कुल खाली जगह रहती है। वो किसके कारण है? वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। यह घटना रेगिस्तान में अक्सर देखने को मिलती है, जहां पर मर्ग हिरण उस पानी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? मर्ग मरीचिका या मर्ग तृष्णा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास इसका जो एग्जाम्पल है वो है, जो अभी चलन में है, प्रकाशीय तंतु। ऑप्टिकल जो फाइबर है, प्रकाशीय तंतु। ठीक है। तो प्रकाशीय तंतु क्या है? जैसे आजकल फाइबर, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, जो अपने पास 4G 5G की स्पीड चल रही है, जो अपन केबल कनेक्शन लेते हैं, तो उसमें जितना इनपुट आप करवाते हो, सिग्नल की जितनी तीव्रता होती है, उतना ही सिग्नल आउटपुट में मिलता है। कई हजारों किलोमीटर तक आप उसको सेंड कर सकते हो बिना किसी सिग्नल की हानि के, ह्रास के। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो अपने को देखने को मिलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। क्लियर है? तो अभी आपके सिलेबस में केवल ये 3 टॉपिक थे, अपन पढ़ लिया, परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है? नेक्स्ट अपन चलते हैं अब प्रतिबिंबों के निर्माण पर। ठीक है। वो अपन समतल दर्पण से भी पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण से भी पढ़ेंगे, लेंस से भी पढ़ेंगे। तो प्रतिबिंब क्या है? सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रतिबिंब की। इमेज, तो जो भी कोई वस्तु, कोई निकाय होता है, उसको अपन बिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। तो उस बिंब से जब प्रकाश किरणें निर्गत होकर अपनी आंखों तक पहुंचती हैं, तो अपनी आंख के रेटिना पर वैसी आकृति बनती है, उसे आप प्रतिबिंब कहते हो। ये अपनी आंख के रेटिना पर लेंस से बनती है, लेकिन ऐसा यही नहीं, समतल दर्पण में भी होता है, गोलीय दर्पण में भी होता है, और जो लेंस है उसमें भी होता है। तो ये प्रतिबिंब क्या है कि कोई भी निकाय है, कोई वस्तु है, कोई बिंब है, उससे प्रकाश किरणें निर्गत होकर उस लेंस दर्पण के सहायता से वहां पर क्या होंगी? फोकसित होंगी, एक दूसरे से प्रतिच्छेदित करेंगी, तो वहां बिंब जैसी एक अपने को आकृति दिखाई देती है, उसको अपन प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 क्या होनी चाहिए? प्रकाश किरणें। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं भाई। कौन कौन से? एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी, या इसका दूसरा नाम है काल्पनिक। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा आपके पास में, ये कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा होगा कि लेंस या दर्पण से कोई बिंब है, उस बिंब से निर्गत हुई प्रकाश किरणें लेंस या दर्पण से होकर गुजरी या उससे परावर्तित हुई,
या अपवर्तित। तो परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात अगर वास्तव में वो प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो वहां पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। लेकिन अगर आपको वो प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं या किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो वहां बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, जो कि कैसा बनता है, सीधा। कैसा बनेगा, सीधा। और उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त, उसे आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते, प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब होंगे दो प्रकार के। तो इसमें अपन अब समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे। समतल दर्पण वो जिसमें आप सुबह रोज मुखड़ा देखते हो, दिन में 3-4 बार आप उसमें मुखड़ा देखते हैं, उसी को आप समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो उस समतल दर्पण की अपन बात करेंगे। देखो, समतल दर्पण, समतल दर्पण एक सिंपल ग्लास है, उसके एक फलक पे HgNO3, किसका, HgNO3 का लेप होता है, सिल्वर नाइट्रेट। तो मेरे पास में एक सिंपल है, ये मेरे पास एक प्लेट थी कांच की, इसका एक फलक कौन से पदार्थ से, HgNO3, जिसको आप कहेंगे सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, इसका लेप होता है। तो ये क्या बन जाएगा, समतल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, इसके सामने कोई भी आपके पास में, जैसे यहां पर कोई बिंब रखा है, ये बिंब है। ठीक है, इस बिंब का प्रतिबिंब इसमें बनेगा। ठीक है, तो बिंब से प्रकाश किरणें निकलेंगी और बिंब से प्रकाश किरणें उत्सर्जित होकर जब इस पे आएंगी, परावर्तित होंगी, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, एक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो इससे कैसा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण से, यहां पर वास्तव में नहीं बनता, बनता और प्रतीत होता। जब अपन मुखड़ा देखते हैं तो उसमें पीछे की साइड अपने को दिखता है, पीछे की साइड दिखता है, तो वहां पर आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी। तो इधर से देख सकते हैं आभासी है, तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और उसे आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो पॉइंट यहां पर बनता है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, आभासी के साथ में कैसा बनेगा, सीधा। और आकार कैसा होगा, बिंब के आकार का, मतलब जितनी वस्तु की ऊंचाई है, बिंब के समान आकार का, समान आकार का। और किधर बनेगा, पार्श्व, पीछे बनता है दर्पण में, तो कैसा होगा, पार्श्व बनता है। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, आप उसे पर्दे पर प्राप्त थोड़ी कर सकते हैं, और बिंब के समान आकार का बनेगा, और पीछे बनता है तो पार्श्व होगा। ठीक है, अब इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो अपने को पढ़ने हैं। तो कुछ मुख्य बिंदु हैं इसके, वो अपन लिखते हैं, कौन कौन से हैं समतल दर्पण से। देखो, फर्स्ट पॉइंट, एक तो अपने लिख लिया किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, क्लियर है। अब जो भी बिंब होगा, उस बिंब की जो भी हाइट अपन लेते हैं वो h लेंगे, प्रतिबिंब की h डैश मान लो। बिंब की जो दूरी लेंगे वो u लेंगे, और प्रतिबिंब की दूरी v लेंगे। ठीक है, तो अगर कोई बिंब, अगर आपके पास कोई बिंब है, अगर वो दर्पण की तरफ या दर्पण से दूर v वेग से गतिशील है, तो प्रतिबिंब दुगने वेग से गतिशील होगा। क्लियर है, तो लिख देते हैं अपन कि यदि बिंब दर्पण की तरफ या दर्पण से दूर v वेग से गतिशील है, गतिशील है, तो प्रतिबिंब
v वेग से गतिशील होगा, गतिशील होगा। ठीक है, एक पॉइंट तो ये। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास में कोई भी बिंब है, उस बिंब का आपको पूर्ण आकार दर्पण में देखना है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो प्रतिबिंब की जो हाइट, अगर आपको कंप्लीट प्रतिबिंब देखना है तो जो कांच है, जो आपने समतल दर्पण लिया है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसकी हाइट जो बिंब है उसकी आधी होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना है कि बिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब, बिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब हेतु दर्पण का आकार बिंब के आकार का आधा होना चाहिए, आधा होना चाहिए। क्लियर है? तो कम से कम आपको, जैसे 6 फीट का है कोई और उसका आपको कंप्लीट इमेज देखनी है समतल दर्पण में, तो दर्पण जो आप चूज करेंगे कम से कम 3 फीट का होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट इससे रिलेटेड है कि सामने, जैसे ये आपके सामने बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड में आपको कंप्लीट पीछे वाली दीवार देखनी है। बोर्ड की जो सामने दीवार है, अगर वो आपको दीवार देखनी है तो इस बोर्ड की हाइट कितनी होनी चाहिए, वो जो दीवार है उसकी 1/3, 1/3 या 1/3 कम से कम होनी चाहिए। तो यहां से नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि दर्पण में पीछे की दीवार, पीछे की दीवार के संपूर्ण प्रतिबिंब हेतु संपूर्ण प्रतिबिंब हेतु दर्पण का आकार दीवार के आकार का कम से कम 1/3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास में पीछे की दीवार अगर आपको देखनी है तो इस प्रकार से। फोर्थ पॉइंट आपके पास ये है कि अगर आपके पास कोई दर्पण है, उस दर्पण को आप थीटा कोण से घुमाते हैं, रोटेट करते हैं। जैसे आपके पास ये कोई दर्पण है, इस पे कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, इधर बनाते हैं अपन, जैसे कोई दर्पण है मेरे पास, ठीक है, और इस दर्पण पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ये कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है। क्लियर है? यह अभिलंब है और ये परावर्तित प्रकाश किरण है। अगर इस दर्पण को आप कितने थीटा एंगल से रोटेट करते हैं, ये दर्पण है, इसको मैंने क्या किया, थीटा कोण से घुमा दिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो परावर्तित प्रकाश किरण है वो 2 थीटा कोण से रोटेट हो जाएगी, घूर्णित हो जाएगी। तो ये जो परावर्तित प्रकाश किरण है ये किस प्रकार से, ये 2 थीटा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 थीटा एंगल से। तो एक, जैसे आप लोगों ने बचपन में छत पे चढ़कर ऐसे फ्लैश घुमाया होगा ना, वही वाला है ये। थोड़ा सा भी अगर उस दर्पण को आप रोटेट करते हैं तो जो फ्लैश जाएगा वो कितने से रोटेट होगा, 2 थीटा एंगल से, डबल एंगल से रोटेट हो जाता है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित करने पर
करने पर परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूर्णित होती है, घूर्णित हो जाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी का हो गया कि v वेग से तो 2v वेग से जाएगी। अगर आप दर्पण की तरफ भाग रहे हैं तो प्रतिबिंब भी इधर की तरफ आएगा। दूसरा, संपूर्ण प्रतिबिंब के लिए आधा होना चाहिए। अगर दीवार देखनी है तो 1/3 उसकी साइज होनी चाहिए। और नेक्स्ट वाला ये एक पॉइंट इसके अंदर और आता है जिसपे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोई दो समतल दर्पण अगर किसी कोण पर रखे हुए हैं, बीच का कोण आपको दिया हुआ मिलेगा, तो उनके बीच रखे बिंब के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, उनकी संख्या कितनी होंगी। जैसे आप किसी मॉल वगैरह में गए होंगे तो वहां पे आपको कई सारे समतल आपको दर्पण देखने को मिलते हैं, उसमें अपने कई सारे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो वो किसी एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल पे रखे होंगे। नाई की दुकान में गए होंगे, वहां पे आपने मुखड़ा देखा है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको एक बिंब है, उसके कई सारी इमेज, कई सारे प्रतिबिंब देखने को मिलते हैं। वो उस एंगल पे डिपेंड करता है। तो वो एंगल कितना, देखें, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर स्थित हों तो उनके मध्य रखे बिंब के प्रतिबिंबों की संख्या इज इक्वल्स टू कितनी, ये आ जाएगी 360 डिग्री अपॉन थीटा। अब इसमें डिफरेंट कंडीशंस हैं। यदि 360 अपॉन थीटा का मान क्या आता है, सम आता है, सम पूर्णांक। ठीक है, तो उस कंडीशन में तो प्रतिबिंब कितने होंगे, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। कितने हो जाएंगे, 360 अपॉन थीटा माइनस 1, मतलब उसमें से एक माइनस आपको कर देना है। और दूसरी सिचुएशन ये कि यदि 360 डिग्री अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आता है, विषम पूर्णांक, तो इसमें दो कंडीशन बनेंगी। क्या बनेंगी, कंडीशन ये बनेगी कि यदि बिंब सममित है, बिंब क्या है, सममित रखा हो तो सममित रखा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो प्रतिबिंब इज इक्वल्स टू होंगे 360 अपॉन थीटा माइनस 1। और दूसरी कंडीशन यह है कि यदि बिंब असममित रखा हो, अभी देखेंगे कैसे, असममित रखा हो तो प्रतिबिंब इज इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा। और अगर आपको कुछ भी नहीं मिले कि ना तो सममित दे रखा ना असममित दे रखा है, तब आपको कौन सा करना है, दूसरी सिचुएशन में ये करना है, 360 अपॉन थीटा वाला आपको करना है। क्लियर है, तो ये अब सममित और असममित देखो, जैसे कि मेरे पास में कोई ये दो दर्पण है, एक दर्पण ये है और एक दर्पण ये है। ठीक है, इसको मैंने इधर से पॉलिश कर रखा है और इसको मैंने इधर से पॉलिश कर रखा है। ठीक है, और इनका एंगल जो भी है, तो अगर सममित का मतलब यह है कि कोई भी बिंब है वो दोनों से बराबर दूरी के ऊपर है, ये बिल्कुल इसके मिड में रहेगा। जैसे मान लो यहां पर है कोई बिंब, जैसे ये कोई बिंब है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये थीटा, और ये एंगल भी क्या हो, थीटा हो। तो ये सिचुएशन तो कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी सममित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, सममित। और अगर कुछ इस प्रकार से है,
ये बीच में कहीं भी रखा है, कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है, और इस कंडीशन में ये एंगल थीटा है, ये कोई दूसरा, ये θ1 हो जाए, ये θ2, मतलब दोनों डिफरेंट है, तो ये कैसी स्थिति होगी? असममित होगी। कैसी होगी? असममित। सामान्यतया असममिति होती है बिकॉज कोई भी दो आपके पास में दर्पण है तो उसमें एग्जैक्ट अपन उसके मिड में किसी बिंब को नहीं रख सकते। सामान्यतः जो स्थिति होती है वो असममित की होती है। तो अगर सम पूर्णांक आता है तो आप उसमें से एक क्या कर देंगे? एक माइनस कर देंगे, और अगर विषम पूर्णांक है तो अधिकांशतः यह स्थिति देखने को मिलती है, तो अपन एज इट इज रखेंगे 360/θ। अब एक यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कोई भी आपके पास समतल, दो समतल दर्पण है, वो परस्पर समांतर स्थित है, बिल्कुल एकदम समांतर है, समांतर है, तो उस स्थिति में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अरे भाई समांतर है तो समांतर के बीच में एंगल कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। तो जैसे मैं यहां θ0 पुट करता हूं तो 360/0 कितना आ गया? इन्फिनिटी। कितना आ गया? इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो समतल दर्पण है, उनके बीच में कोई भी बिंब रखा है तो उसके मध्य रखे बिंब के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? इन्फिनिटी होगी। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे 60 डिग्री आपको दे दे, 60 डिग्री है कि 60 डिग्री पर कोई दो दर्पण रखे हुए हैं, तो आप 60 से डिवाइड करें इसको, कितना आएगा? 6 आएगा। 6 है कैसा? समपूर्णांक। समपूर्णांक होने की स्थिति में क्या करना आपको? एक माइनस करना है, कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। तो ये आपका समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।